हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर जीएस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है यानी कि हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इन सारे के सारे सेक्शंस के मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 24 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट 25 को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। बाकी गाइज अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन हमारा 41 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बाकी देखो इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? जैन धर्म के संस्थापक, आप सभी को पता है जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जाता है? आपसे पूछा जाता है 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखो 22वें कौन थे? तो ये थे अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। फिर आपसे पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। फिर आपसे पूछा जाता है कि अंतिम एवं 24वें, 24वें या फिर आप कह लो अंतिम, यह कौन थे? तो देखो आप सभी को पता है 24वें एवं अंतिम थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। ओके, बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, ये जो अंतिम थे यानी कि 24वें तीर्थकर थे, महावीर स्वामी थे, इनका जो है तो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर इनका प्रतीक चिन्ह था। ये भी आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश देखो कहाँ पर दिया था? अब यहाँ पर पहले उपदेश की बात की गई है। पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब पहले उपदेश की यहाँ पे बात की गई है। अगर आपसे पूछा जाता महात्मा बुद्ध ने मैक्सिमम उपदेश जो है तो कहाँ पर दिए थे? तो मैक्सिमम उपदेश कहाँ पर दिए थे ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। बाकी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया भी इसे ही कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। बाकी महात्मा बुद्ध ने मैक्सिमम उपदेश कहाँ पर दिए थे ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन हमारा 143 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? अब आप सभी को पता है मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है तो राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी पर बैठा बिंदुसार, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन बैठा? तो बिंदुसार के बाद बैठा अशोक। अच्छा, अशोक के बाद कौन बैठा? तो देखो अशोक के बाद बैठा था, या आप कह सकते हो कुणाल बैठा था, या फिर आप कह सकते हो कि तीवर बैठा था। तीवर, देखो लेखों में तो तीवर ही बताया गया है। अशोक के पुत्र को जो है तो अशोक के पुत्र का उल्लेख लेखों में सिर्फ तीवर के नाम से किया गया है। बाकी कुणाल का भी कहीं कहीं उल्लेख है। तो ये दो नाम आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। और अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। ये बिल्कुल सीक्वेंस आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे बात की गई थी, तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है तो किसको जो है तो युद्ध में हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को इसने युद्ध में हराया था। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है तो यह कौन था? यह तो यह जो है तो सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का यह सेनापति था। अब आप सभी को पता है सेल्यूकस निकेटर को जब इसने जो है तो युद्ध में हराया था, तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। और सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत, 4 प्रांत जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दिए, दान में सॉरी दान में नहीं, इसको जो है तो दहेज में दिए थे। और वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? 4 प्रांत थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने। और अशोक के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स हर बार बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में जो है तो 4 गुफाओं का निर्माण किया था। किन पहाड़ियों में? बराबर की पहाड़ियों में। और ये बराबर की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर? तो देखो यह गया बिहार में है, गया यानी कि बिहार में है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना। अब ये जो 4 पहाड़ियाँ थी, इनका भी नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने किया था उनके नाम क्या क्या हैं? तो देखो उनके नाम क्या क्या हैं ये आपको नोट रखना है। एक तो हो गया कर्ज, एक हो गया चौपार, एक हो गया सुदामा, एक हो गया विश्व झोंपड़ी। तो ये 4 के 4 नाम आपको आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? अब देखो 3 राज्य हैं जिनके प्रतीक चिन्ह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो यही हो गए चोल, फिर पूछा जाता है चेरों का, फिर और पूछा जाता है पांड्यों का। तो इन तीनों के आपको नोट रखने। अब देखो चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चेरों का क्या था? तो इनका था धनुष। ये आपको नोट रखना है। और पांड्यों का पूछा जाता है, पांड्यों का क्या था? तो इनकी थी मछली। ये आपको बिल्कुल यहाँ से 3 के 3 सीक्वेंस आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो गुप्त शासक चंद समुद्रगुप्त को जो है तो
भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सो 145 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, हर्षवर्धन ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हर्षवर्धन किस वंश का राजा था। तो यह पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था, और इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ये आप सभी को पता है कि इसके दरबारी कवि कौन थे। इसके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। और बाण भट्ट की पुस्तकें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी। तो एक तो आप सभी को पता है हर्षचरित की इसने रचना की थी, और एक आप सभी को पता है एक और कादम्बरी। कादम्बरी, इन दो पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो बाण भट्ट ने की थी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने भी 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। अब 3 संस्कृत नाटक वह कौन कौन से थे? एक तो था प्रियदर्शिका, एक था रत्नावली, और एक था नागानंद। तो इन तीनों का भी नाम आपको बिल्कुल नोट रखना है, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर जाना है और @Let's Prepare To सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको जो है तो इंस्टाग्राम पे भी करना है। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना देखो किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि धर्मपाल कौन था। तो देखो यह पाल वंश का एक राजा था, पाल वंश का एक राजा था। और पाल वंश की गद्दी कहाँ पर थी, यानी कि इनका शासन कहाँ पर था? तो बंगाल साइड इनका जो है तो शासन था। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, मैं आपको 2-3 बताऊंगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, ये आपको पता चल गया। फिर आपसे पूछा जाता है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल ने। और गोपाल कौन था? तो यह पाल वंश का संस्थापक था। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ कि पाल शासक जो है तो किस धर्म के उपासक थे? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो, पाल शासक जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर है कहाँ पर? तो यह गुजरात स्टेट में पड़ता है। महमूद गजनवी ने टोटल भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको नोट रखना है कि महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण जो है तो कब किया था? तो नगरकोट यानी कि कांगड़ा पर आक्रमण उसने 1009 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर फिर करेक्ट हो जाता अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको बस यही नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करें, किस मुगल बादशाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है तो मृत्यु हो गई थी? तो हुमायूं की हो गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जब यह मुगल बादशाह सीढ़ियों से गिरा था तो एक इतिहासकार थे जिन्होंने इनको क्या कहा था? तो इनके बारे में एक वाक्य है कि हुमायूं जो है तो पूरे जीवन भर लुढ़कता रहा और मृत्यु भी इसकी ऐसे ही लुढ़कते हुए हो गई। तो यह किसने कहा था? तो इतिहासकार थे एक लेनपूल, उन्होंने यह ऐसा वाक्य कहा था। तो ये भी आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें, आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? तो ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। यह 5वें नंबर के सिख गुरु थे। ये भी आपको यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें, किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी ने कौन कौन से कर जो है तो लगाए थे, कौन कौन से टैक्स लगाए थे, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो यह लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? तो 1864 में, 1864 में बनाया गया था। ये भी पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 154 की बात करें, सत्यार्थ प्रकाश की रचना देखो किसने की थी? तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो दयानंद सरस्वती हैं, इनको ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो देखो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ये भी पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है तो कब की गई थी, कब हुई थी? 1906 में जो है तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी सलीमुल्लाह खां ने। सलीमुल्लाह खां आपको बिल्कुल नाम नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। फर्स्ट इंडियन आर्कटिक एक्सपेडिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो प्रथम भारतीय आर्कटिक अभियान जो है तो किस वर्ष शुरू हुआ था। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। तो देखो प्रथम भारतीय आर्कटिक अभियान जो है तो 2007 में शुरू हुआ था। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाएगी तो आपको नोट रखना है कि अगस्त 2007 में इसको शुरू किया गया था। ये यहाँ से आपको नोट रखना है। और जब यह आर्कटिक अभियान शुरू किया गया था तो नाम इसका क्या रखा गया था। तो इसका नाम जो है तो हिमाद्री रखा गया था, हिमाद्री अनुसंधान। ये भी आपको नोट रखना है। और आपको पता चल गया कि यह शुरू कब हुआ था, 2007 में। लेकिन इसको खोला कब गया, तो इसको खोला गया था 2008 में। ये भी पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ से वितरित किए जाते हैं। अब देखो इसके बारे में पहले तो आपको हिस्ट्री इसकी पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि ये जो नोबेल पुरस्कार हैं किसकी याद में दिए जाते हैं। तो देखो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, तो उनकी याद में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। तो देखो सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे। ये पूरी की पूरी डेट आपको नोट रखनी है। सिर्फ 1901 आपको नोट नहीं रखना है, बिल्कुल पूरी की पूरी डेट आपको नोट रखनी है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिए जाते हैं। तो प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये भी पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। फिर देखो क्वेश्चन क्या बनता है, फिर बनता है कि ये जो नोबेल पुरस्कार हैं यह टोटल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो यह टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो हैं जैसे पीस हो गया, लिटरेचर हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, और एक लास्ट में जुड़ा था इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र। अब मैंने आपको बता दिया कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब देखो इन 6 क्षेत्रों में से सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा है, एक क्षेत्र कौन सा है वो, तो वो है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि पीस का। तो देखो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, तो ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है। और बाकी ये जो 5 नोबेल पुरस्कार बच के ये कहाँ से दिए जाते हैं। तो देखो यह स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से प्रदान किए जाते हैं। तो देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखते हैं। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये जो सिर्फ और सिर्फ पीस का नोबेल पुरस्कार है यह नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है, और बाकी के 5 जो है तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ वितरित किए जाते हैं। तो यह स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से वितरित किया जाते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ से वितरित किया जाता है, तब आप नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो टिक करते। ओके, बाकी यहाँ पर सिर्फ ऐसा पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ से वितरित किए जाते हैं। तो टोटल 5 नोबेल पुरस्कार जो है तो स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, और सिर्फ एक जो है तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। तो यह है शौर्य चक्र। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ से आपको यही नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 25 है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। तो अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ये आप सभी को पता है कि यह है अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। अब्दुल कलाम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक थी, इसको जो है तो पब्लिश कब किया गया था। तो इसको पब्लिश 1999 में पब्लिश किया गया था। और इसको लिखा किसने था, तो आप सभी को पता है यह अब्दुल कलाम ने इसको लिखा था। और एक और हैं जिनका नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अरुण तिवारी और अब्दुल कलाम ने इसको साथ में लिखा था। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, हु डायरेक्टेड द वर्ल्ड फेमस फिल्म द गांधी। तो विश्व प्रसिद्ध फिल्म द गांधी का निर्देशन किसने किया था। तो ये रिचर्ड एटनबरो ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको हिस्ट्री नोट रखनी है। देखो हिस्ट्री कैसे नोट रखनी है, देखो सबसे पहला पॉइंट आपको नोट रखना है कि 1962 में देखो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू से अप्रूवल लेकर रिचर्ड एटनबरो ने मूवी बनाने का विचार रखा था 1962 में। उसके बाद यह मूवी द गांधी मूवी जो है तो 1982 में बनी थी। कब बनी थी, 1982 में इसको बनी थी, मतलब रिलीज़ किया गया था। और रिलीज़ कहाँ कहाँ पर किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया और यूके में इसको जो है तो रिलीज़ किया गया था 1982 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यह है क्या। तो देखो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। तो उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक जो है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है द हेग में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द हेग में इसका मुख्यालय है। अब द हेग पड़ता कहाँ पर है, तो देखो यह पड़ता है नीदरलैंड में। और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था,
तो नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। और एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें टोटल कितने जज होते हैं? तो इसमें टोटल 15 जज होते हैं और हर एक जज का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष का हर एक जज का कार्यकाल होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। अब जो 5 ऑर्गन्स बच गए, जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स बच गए यूनाइटेड नेशंस के, वो कौन कौन से हैं वो आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए, द सार्क सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट। तो सार्क सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो यह काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर सॉरी करेक्ट हो जाएगा। अब काठमांडू किसकी राजधानी है? तो यह नेपाल की राजधानी है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अब सार्क में टोटल कितने मेंबर हैं? तो टोटल 8 मेंबर हैं। टोटल 8 कंट्रीज इसके मेंबर है। वह कौन कौन सी हैं? वो हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सार्क की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, द न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन। तो नाभिकीय अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई थी? तो देखो यह अस्तित्व में कब आई थी? 1970 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो 1968 में, 1968 में जो है तो सिग्नेचर किए गए थे कंट्रीज़ के द्वारा। उसके बाद 1970, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1970 में। उसके बाद यह जो है तो जा करके यह फोर्स में आई थी। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कब जो है तो इस ट्रीटी को अनिश्चित काल के लिए एक्सटेंड किया गया था? तो 1995, 1995 में इस ट्रीटी को जो है तो अनिश्चित काल के लिए जो है तो एक्सटेंड किया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि ये जो द न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी है, इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? तो टोटल 191 इसमें टोटल कंट्रीज़ हैं। ये भी आपको पॉइंट यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो एक तो यूएसए स्थायी सदस्य है, एक फ्रांस है, एक चाइना है, एक रशिया है और एक एक जो है तो यूके है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी जो है तो एक नॉन परमानेंट मेंबर है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज अ फेमस फिल्म टीवी स्टार बिफोर ही केम द प्रेसिडेंट। तो कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति उसके राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक प्रसिद्ध फिल्म या फिर टीवी स्टार था? तो ये कौन था? तो ये था रोनाल्ड रीगन। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये जो रोनाल्ड रीगन थे, यह अमेरिका के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो यह 40th यानी कि 40वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। और जब यह प्रेसिडेंट थे उस समय जो है तो कार्यकाल इनका क्या था? तो 1981 से लेकर के 1989 तक इनका कार्यकाल था। ये आपको सारे पॉइंट्स नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, हु इज़ नोन एज इंडियन बिस्मार्क। तो कौन भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। अब इनको भारतीय बिस्मार्क के नाम से क्यों जाना जाता है? देखो क्योंकि इन्होंने भारत के विभाजन के समय जो विभाजित खंड थे, जैसे प्रिंसली स्टेट हो गए और ब्रिटिश भारत के कुछ अंग थे, उनको एक करने का काम किया था। इसलिए इनको जो है तो भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है और भारत का लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। ये 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि आधुनिक भारत के पिता किन को कहा जाता है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ फेमस सरोद प्लेयर। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? सरोद वादक कौन है? तो ये है अमजद अली खान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में जो है तो जाकिर हुसैन दिया गया है। तो जाकिर हुसैन जो है तो क्या बजाते थे? तो ये तबला बजाते थे। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। हरि प्रसाद चौरसी ऑप्शन बी में दे के रखे हुए हैं। तो यह क्या बजाते थे? तो यह बांसुरी, बांसुरी यानी कि फ्लूट बजाते थे। और ऑप्शन डी में शिव कुमार शर्मा दिए गए हैं। यह क्या बजाते थे? तो यह जो है तो संतूर, यह संतूर बजाते थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ से आपको नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि पंडित रविशंकर। देखो पंडित रविशंकर हर एग्जाम में पूछा जाता है। पंडित रविशंकर जो है तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द टाइटल स्पैरो इज गिवन टू। तो स्पैरो की उपाधि किसे दी गई थी? देखो स्पैरो की उपाधि किसे दी गई थी? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यह इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो क्योंकि यह एक, पहले तो यह एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, ये आपको पता चल गया होगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2 बार जो है तो लोकसभा के मेंबर यह रह चुके हैं। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। ओके, तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।